चलिए, मेरे ख्याल से क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखो, पढ़ो, ट्राई करो एक बार सारे के सारे, अगर आपको दिख रहा है स्क्रीन में तो फिर मैं आपको बताता हूँ। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ओके, आपसे बोल रहा है पुट अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल हॉरिजॉन्टली ऑन योर एक्सटेंडेड इंडेक्स फिंगर, ओके, विद द लेफ्ट वन एट 0 0 एंड राइट वन एट 90 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब एक मीटर स्केल है, ये मीटर स्केल हो गई, और इसकी वैल्यू होती है ये 0 मीटर हो गए, और ये हो गई कंप्लीट हो गई, ये मेरा 1 मीटर हो गई, और यहाँ पे हो गया 90 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, ऐसे सेंटीमीटर पे कॉलम बने हुए हैं। तो आपसे बोल रहा है कि एक फिंगर को आपको यहाँ पे रखना है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, आपने यहाँ रखा, और दूसरा आपने रखा यहाँ पे। ठीक है, when you attempt to move both the fingers slowly toward the center, initially only the left finger slip with respect to scale, लेफ्ट माने ये वाली, ओके, स्किल एंड राइट डज नॉट, मतलब ये इसके अंदर स्लिपिंग नहीं हो रही है, बट इसके अंदर स्लिपिंग हो रही है। कौन आया यार? वंस, This call is now being transcribed. और कौन आने वाला, कौन नहीं आ पा रहा? ठीक है, सर मैं नहीं ज्वाइन कर पा रहा, चलो ज्वाइन कर ले भाई। चलो ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले अभी देखो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस हैं उनको देख लेते हैं जल्दी से। तो पहला कंडीशन तो यहाँ पे हो गया, फिर आगे आगे देखते हैं क्या है। अरे फिर कोई, okay, when you attempt to move both the fingers slowly toward the center, initially only the left finger slips with respect to scale and the right finger does not. After some distance the left finger stops, मतलब अगर ये मूव करना चालू बंद कर दिए, and right one starts slipping, then the right finger stops at distance xr from the center of the scale and left one starts slipping again. This happened because of the difference in the frictional force on the two fingers. If the coefficient of static and dynamic friction between the finger and the scale is this, find the value of hex r. ठीक है भाई, कैसे करेंगे जनाब? ये क्वेश्चन में तुम्हें दो तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसमें तो देखो, सबसे पहले कितना कितना फोर्स डेवलप हो रहा है ये निकालना है। देखो, ये तुम्हारी स्केल हो गई, यहाँ पे तुम पहले फिंगर रख रहे हो, तो यहाँ पे पहला नॉर्मल आ जाएगा जो पहले फर्स्ट फिंगर, और दूसरा नॉर्मल तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा, जो नॉर्मल है ये वाला हो गया। इसकी लेंथ है टोटल ये, और इसका सेंटर पे लगेगा, सेंटर जो है 50 सेंटीमीटर पे है, यहाँ पे लगेगा इसका mg। ये क्लियर है सबको? पहले ध्यान है ना, 1 मीटर की स्केल है, और ये रीडिंग है 0.9 मीटर, और ये है 0.5 मीटर। सेंटर ऑफ मास इसका 0.5 में होगा, तो इसलिए ये लगेगा। सबसे पहले क्या करो, फ्रिक्शन फोर्स पता करने के लिए ना, सबसे पहले ये पता कर लो कि कितना है N1 और N2 की वैल्यू। ठीक है, N1 और N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो N1 की वैल्यू हो जाएगी, तो जल्दी से देखो, N1 प्लस N2 तुम लिख सकते हो इसकी। समझा दीजिए शुरू से। देख बेटा, क्वेश्चन ये है कि 1 मीटर स्केल उसने हाथ में ले रखी है। ठीक है, तो पहले ये हो गया, 1 मीटर स्केल है, मतलब ये 0 हो गया, और ये यहाँ पे यहाँ तक इसकी रीडिंग है 1। फिर इसके बाद क्या हुआ, इससे बोलता है कि इसने लेफ्ट हैंड, जो लेफ्ट हाथ है, वो बायां वाला हाथ है, वो 0 में रख रखा है, और राइट वाला हाथ जो है उसने 0.9 पे रख रखा है। तो ये हम अभी पहले इनिशियल कंडीशन पे चल रहे हैं कि भाई तब नॉर्मल 1 कितना होगा और नॉर्मल 2 कितना होगा। आगे बोल रहा है कि जो ये है, देखो ये तो स्लोली मूव कर रहा है, बट ये इसके अंदर स्लिपिंग हो रही है। आगे अगर तुम देखोगे, व्हेन यू अटेम्प्ट टू मूव द बोथ फिंगर्स स्लोली, ये हो रहा है, तो इनिशियली ओनली द लेफ्ट फिंगर स्लिप्स विथ रिस्पेक्ट टू स्केल एंड राइट फिंगर डज नॉट।
अगर राइट फिंगर स्लिप नहीं हो रही है, लेफ्ट हो रही है, मतलब यहाँ पे ये स्केल मूव कर रहा है, तो देयर विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन विल कम इनटू पिक्चर। काइनेटिक फ्रिक्शन का गेम यहाँ पे चालू हो जाएगा। ठीक है, वो अपन देखते हैं। इसका मास दे रखा है क्या स्केल का? मास नो दे सर। रखा है क्या? नहीं दे रखा है। चलो, तो n1 प्लस m2 इक्वल टू हो गया mg, अगर तुम नॉर्मल इक्वेशन यूज करना जानते हो तो। दूसरा हम यूज कर सकते हैं n1 और n2 निकालने के लिए। मैं क्या करता हूँ, टॉर्क, अगर सिंस ये बैलेंस्ड में है तो टॉर्क अबाउट n1 शुड बी इक्वल टू 0। आपको पता है अगर कोई सिस्टम बैलेंस्ड है तो उसका फोर्स बैलेंस होता है, टॉर्क बैलेंस होता है। तो मैं इसको लिखता हूँ 0.9 टाइम्स n2 माइनस 0.5 टाइम्स mg इक्वल टू 0। इसलिए n2 की वैल्यू हो जाएगी 5/9 mg के बराबर। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट? सर और नहीं है समझ में। ये देख बेटा, टॉर्क निकालना आता है आपको? यस यस सर। सर। तो टॉर्क निकालने में देखो तुमने क्या शुरू शुरू में देखो, शुरू में अगर तुमने अपना हाथ रखा है 0 पे और 0.9 पे, तो ये स्केल बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है कि नहीं है भाई? बैलेंस हुई ना, ये फोर्स इसका नेट फोर्स बैलेंस है, तभी तो स्केल नीचे नहीं जा रही ना ऊपर जा रही है। यस बात सर। समझ में आ रही है? और अगर बैलेंस है तो बैलेंस के लिए दो क्राइटेरिया होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि इसके अंदर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, और या कि दूसरा चीज होनी चाहिए नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, मतलब इसके अंदर रोटेशन भी नहीं होना चाहिए। समझ गए? यस सर। यस सर। तो पहली इक्वेशन हमने फोर्स वाली लगाई, तो फोर्स से हमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि ऊपर n1 लग रहा है, n2 लग रहा है, और वो mg को बैलेंस कर रहा है। ये पहली इक्वेशन बन गई, फर्स्ट क्राइटेरिया हमने सेटिस्फाई किया। दूसरा हमने लगाया है कि किसी भी पॉइंट स्केल, अगर स्केल बैलेंस्ड है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड होती है, तो उसके आप किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर नेट टॉर्क निकालो तो हमेशा 0 आता है। तो देखो, तुमने टॉर्क कैलकुलेट करना सीखा होगा, मैं इस पॉइंट के अबाउट क्या टॉर्क कैलकुलेट कर रहा हूं। तुम्हें पता है n2 जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड करेगा, इसीलिए मैंने लिखा इसको प्लस में 0.9 टाइम्स n2, और फिर mg इसको रोटेट करेगा क्लॉकवाइज विच इज नेगेटिव में। और आपको पता है ये दोनों बैलेंस होने चाहिए, क्योंकि नेट टॉर्क 0 होगा, क्योंकि स्केल बैलेंस्ड पे है। बात समझ में आई? सर यार Yes. टॉर्क वाली कंडीशन लिखी ना मतलब। हाँ, ये टॉर्क वाली हमने लिखी है। n1 के अबाउट निकाला हमने, n1 के अबाउट पूरी स्केल को रोटेट करके देखा है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन जब भी आती है, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो, नेट टॉर्क 0 होता है। क्लियर है? यस अब सर। अब n1 देख लेते हैं। अब अगर n2 की वैल्यू आ गई तो तुम n1 चाहो तो टॉर्क से ले लो, या कि पहले इक्वेशन में रख दो। तो n1 इक्वल टू हो जाएगा, देखो mg माइनस 5/9 mg के बराबर, विच इज नथिंग बट 4/9 mg। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है n1 और Yes. n2? अब देखते Yes, हैं sir. फ्रिक्शन, है ना? अब यहां तक, अब आपको क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है कि डायनेमिक, स्टैटिक और डायनेमिक। स्केल चेंज करने दो, ये तुम्हारा स्टैटिक हो गया और ये काइनेटिक हो गया। तो अब हम देख लेते हैं स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा पहले फिंगर पे? ये हो जाएगा 0.4 टाइम्स n1, और इसका काइनेटिक हो जाएगा Fk1 हो जाएगा 0.32 टाइम्स n1। सेम कहानी तुम दूसरे के लिए लिख लो, Fs2 लिख लो, दैट विल बी 0.4 टाइम्स n1, सॉरी n2, और ये हो जाएगा Fk2। पहले हमने ये गेम खेल लिया कि फ्रिक्शन निकाल लिया कि भाई कितना हो रहा है फ्रिक्शन। यहां तक कोई समस्या? बोलो भाई। No sir. ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई? ठीक है, अब चलते हैं, अब इसको समझते हैं, आगे का कहानी समझते हैं। ठीक है, आगे की कहानी बहुत आसान है, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, when you attempt to move both कहाँ पे है, when you attempt to move both the fingers slowly toward the center, initially only the left finger slips with respect to scale, okay, and right finger does not। ठीक है, after some time the left finger stops और राइट फिंगर स्टार्ट स्लिपिंग। तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस दे नहीं रखा है, तो कोई मतलब नहीं है कहाँ तक, हमें वी डोंट नो कि कहाँ तक क्या होगा। आगे चलते हैं, देन द राइट फिंगर स्टॉप्स एट डिस्टेंस। अब देखो, राइट फिंगर जो है स्टॉप्स एट डिस्टेंस एक्स आर, जो राइट वाली है एक्स आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्केल, एंड लेफ्ट वन
start slipping again. This happened because of difference in friction force in this in the coefficient and static and dynamic friction between this. इसमें वैल्यू इसमें दे रखी क्या नहीं दे रखी यार। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तक की कहानी तो बहुत आसान थी, आगे चलते हैं। देखो क्या कर सकते हैं इसमें, लेफ्ट और राइट में चलते हैं पहले। एक मिनट। When you attempt to move both fingers slowly towards the center, initially only left finger slips with respect to scale and right finger does not. ठीक है, चलो यहां से हम निकाल लेंगे। अब आगे देख, पहली कंडीशन देखो क्या बोल रहा है कि इनिशियली क्या हो रहा है आपकी, ये अगर तुम्हें समझ में आ गया तो आगे देखना क्या हो रहा है। ये तुम्हारा हो गया 0.5 का स्केल, आपसे बोल रहा है कि इनिशियली जो है लेफ्ट वाली स्लिप कर रही है, मतलब ये स्लिप करके आगे तो बढ़ रही है, इधर की तरफ आ रही है, बट जो राइट वाली है वो अभी की अभी कहां पे है, 0.9 पे ही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्लिपिंग नहीं हो रही है, अभी वो वहीं की वहीं है। ये बात समझ में आई? बोलो भाई। Yes, sir. है ना, अभी ये स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो हमें नहीं पता ये कहां पे आ जाएगी। वी डोंट नो कि ये स्लिप होते 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 ये लगभग लगभग कहां पे पहुंच चुकी होगी, यहाँ पे पहुंची होगी, यहाँ पे पहुंची होगी, वी डोंट नो। ठीक है, ये कहां पे पहुंची होगी, तो हम फिर भी हम पता कर सकते हैं ये डिस्टेंस कितनी होगी। कैसे? देखो तुम्हें ये कंडीशन ही होगी ना, क्योंकि बिल्कुल 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 इक्विलिब्रियम लगाना है, क्योंकि ये डिस्टेंस तुम्हें पता है कि ये 0.4 हो गई। यहाँ पे तुमने पहले फोर्स निकाल रखा है कि N1 कितना फोर्स लगा रहा था, और अब तुम क्या करना है, टॉर्क बैलेंस करना है और कुछ नहीं करना है भाई। समझ गए? यहाँ सर एक डिस्टेंस मान के करना पड़ेगा फिर। किसकी? सर ये किस पॉइंट के थ्रू, किस पॉइंट के मतलब रेफरेंस पॉइंट कौन सा लेके दिखा जाएगा इस बार? देखो रेफरेंस पॉइंट तुम चाहे सेंटर के अबाउट कर लो, क्योंकि देखो रोटेशन कहीं भी नहीं होगा। ठीक है, रोटेशन ये नहीं होगा, या कि तुम चाहो तो इस पॉइंट के अबाउट निकाल लो यार, N2 के अबाउट निकाल लो, तुम्हें पता है कि ये कहां तक स्लिपिंग होगी। और क्योंकि देखो जब भी स्लिपिंग होगी तो ये सिस्टम क्या होगा, बैलेंस पे होगा, है ना, क्योंकि नेट फोर्स तो बैलेंस है, स्केल आपकी नीचे नहीं गिर रही है। तो इसका मतलब है तुम इस पॉइंट के अबाउट निकाल लो टॉर्क, अगर फॉर एग्जांपल तुम्हें देखना है तो कितना टॉर्क आएगा। तो सर हमने फ्रिक्शन फोर्सेस क्यों निकाले? फ्रिक्शन फोर्स इसलिए निकाले क्योंकि अंदर इसके अंदर स्लिपिंग हो रही है। अगर यहाँ पे देखो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है फिंगर और तुम्हारे इसके बीच में, ये इसको होल्ड कर रहा है, लेकिन जब ये फिंगर दूसरी इसकी तरफ मूव कर रही है तो देयर इज अ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन इट स्केल के ऊपर। समझ गए? ठीक है सर। है ना, तो अब इनको आपको क्या करना है, अब इनको दोनों को बैलेंस कर दो और कुछ नहीं करना है भाई। इस पॉइंट के अबाउट अगर मान लो सेंटर के अबाउट तुम बैलेंस करना चाहते हो तो देखो ये कितना हो जाएगा, 0.4 टाइम्स N2, N2 जितना भी था आपका, दैट शुड बी इक्वल टू बैलेंस आपको करना है N1 टाइम्स आपके किसके बराबर, जो भी दूरी ये इसने ट्रेवल की, जैसे ऐसा समझ लो। अब ये N1 देखना, ये वाला जो N1 है दैट विल चेंज एक्चुअली, ये आगे चल के ये चेंज होना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब समझो, अब आपकी जो ये सेंटर हो गया 0.5, यहाँ पे आपका N1 था 0.9 में, और अब आपका ये वाला जो पॉइंट है ये कहीं स्लिप होके 0 से चल के यहाँ कहीं आ चुका है। तो अब यहाँ पे नया वाला N1 काम करना चालू कर देगा। दिस विल बी N1, दिस विल बी योर N2 विच इज अगेन 0.4 मीटर फ्रॉम हियर। क्लियर है? ठीक है, तो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आएगा बच्चा। तो 0 पॉइंट, यहां तक कोई समस्या? बोलो यार। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये वैल्यू हो गई तुम्हारी N1 N2 और ये वैल्यू हो गई तुम्हारी N1 के बराबर। अब इसको देखो क्या करेंगे, N1 टाइम्स N1 टाइम ये हमने निकाला, N1 की हमें क्या निकालना है, X की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो 0.4 डिवाइडेड बाय N2 अपॉन N1 के बराबर वैल्यू हो गई। क्लियर है भाई? N1 N2 अपॉन N1 तुमने ऑलरेडी निकाल रखा है। N2 कितना आया था यार पहले, और N1 कितना आया था? पॉइंट आ गया सर। एक मिनट रुको यार, N2 कितना आया था? N2 आया था तुम्हारा 5/9। हाँ, ये था तुम्हारा 5/9 और ये था 4/9। इसको यहाँ पे प्लेस कर दो, तो x की वैल्यू देखो यहाँ से तुम्हें एक्सएल आ जाएगा 0.4 टाइम्स N2, तो 5/4 आ जाएगा। तो ये बेसिकली x की वैल्यू दे देगा 5 आ जानी चाहिए थी। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, ये तो गलत की, ये तो इनिशियल पॉइंट पे हो गया, इनिशियल पॉइंट पे हो गया। एक मिनट रुको,
स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ये इधर आ रहा है, फिर वही गेम हो लगा यार इसमें। तो इसमें जो स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट वाले पे तो पहुंचा रही है। हाँ हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों को क्या होना चाहिए, एक मिनट यार, देखो देखो देखो, इसको हटाते हैं, क्योंकि पहला वाला जो है स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा है, तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए, कौन आ गया यार, पहला वाला है 0 देखो पहला वाला काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा है, तो ये फ्रिक्शन 0.32 टाइम्स n1 शुड बी इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए, 0.40 n2 के बराबर कर देते हैं। एक बार मुझे सॉल्व कर लेना, फिर मैं बताता हूँ तुमको। तो ये वैल्यू तुम्हारी आनी चाहिए थी। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 4 टाइम्स n1 इक्वल टू 5 टाइम्स n2 हम निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर ये मूव कर रहा है तो इसके सर्टिफिकेशन को बैलेंस करेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक मिनट रुकना, इसके n1 टाइम्स n1 आगे मूव किया, n2 x देख लेते हैं, विच इज इक्वल टू नथिंग बट n2 टाइम्स 40 सेंटीमीटर देख लेते हैं, तो x की वैल्यू आ गई तुम्हारी n2 अपॉन n1 टाइम्स 40, और n2 अपॉन n1 की वैल्यू तुमने यहाँ से निकाल ली 4/5। एक बार इसको रख के देखते हैं, 4/5 टाइम्स 40, ये होना चाहिए कितना, 8, हाँ ये आ गया 32 सेंटीमीटर। एक बार सुनो, भी ध्यान से सोचने दो मुझे। ये कहानी हो गई पहली बार कंडीशन। फिर दूसरी बार कंडीशन क्या बोला इसने, आफ्टर सम टाइम लेफ्ट फिंगर स्टॉप एंड राइट वन स्टार्ट स्लिपिंग, देन राइट फिंगर स्टॉप एट डिस्टेंस xr फ्रॉम सेंटर, ठीक है। तो ये कहानी 2 मिनट रुकना है ना, एक बार मुझे सॉल्व कर लेना, तो फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ। फिर आगे की कहानी में क्या हुआ कि ये 0.5 हुआ, ये 0.9 में था, और ये आ गया 0.32। 0.32 का मतलब होता है कितना दूर, 32 मतलब 18, 0.18 पे आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, वही कंडीशन वापस लग जाएगी। अब ये आगे मूव कर रहा है, अब ये इसको स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो मिनट, ठीक है। तो लेकिन अब इसका नॉर्मल जो होगा वो चेंज हो चुका होगा। ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा 0.n1 शुड बी इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन 0.32 टाइम्स n2, बिल्कुल ये होगा। यहाँ से आप निकाल सकते हैं n1 अपॉन n2 का रेशियो। फिर ये क्या करेगा, अब हमें, हाँ ठीक है, समझ गया। चलो भाई लोग देखो ध्यान से, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ ये क्वेश्चन कैसे आंसर आएगा। तो चलो देखना ध्यान से, अब इस कहानी यहाँ तक n1 n2 तुम्हें समझा दिया, अब आगे की कहानी सुनना ध्यान से, है ना, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं, कैसे आंसर आएगा, ध्यान सुनना। देखो ये था 0.5 पे इसका स्केल है। अब आपसे बोल रहा है कि n2 स्टॉप है, n2 स्टॉप है, तो इसका मतलब अगर इसको कोई स्टॉप कर रहा है, ठीक है, अगर इसको कोई स्टॉप कर रहा है, तो ये बेसिकली फ्रिक्शन बिटवीन योर फिंगर एंड स्केल है जो n2 पे लग रहा है। बट उसी टाइम पे क्या हो रहा है, आपकी फिंगर ये आगे मूव कर रही है, ये आगे मूव कर रही, फिंगर आगे मूव कर रही, बट ये वाली फिंगर मूव नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि जो भी ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन की, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से आगे मूव कर रहा है। बट ये स्टैटिक फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट है जो इसको क्या कर रहा है भाई, स्टॉप कर रहा है। ये बात समझ में आई तुमको, यस सर। है ना। देखो दूसरे हाथ में इतनी फिंगर में तुम्हारे स्टैटिक फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट है कि आपकी फिंगर अगर आगे मूव भी कर रही है तो उस फ्रिक्शन को ये क्या कर रहा है, बैलेंस कर पा रहा है। तो सिर्फ आपकी फिंगर स्लिप हो रही है, ना कि पूरी स्केल आगे मूव कर रही है। बात समझ में आई। यस सर। तो इसी कंडीशन को मैं क्या कर रहा हूं, इसी कंडीशन को तुम्हारा सेटिस्फाई कर रहा हूं। तो मैं क्या लिख रहा हूं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन 1 में लग रहा है, ये क्या कर रहा है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन 2 को बैलेंस कर रहा है।
ये बात समझ में, क्योंकि सिर्फ आपकी फिंगर मूव कर रही है, उसके ऊपर रखी हुई स्केल, जैसे ऐसा समझ लो ऐसा पेन है तो सिर्फ आपका हाथ आगे मूव हो रहा है, तो देयर इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन, बट देयर इज स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन फिंगर और पेन जो इसको बैलेंस कर रहा है। तो ये वैल्यू जो है ये इसको बैलेंस कर रही है, तो हमने लिख दिया कि स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन। वहां से हमने N1 और N2 का रिलेशन निकाला। फिर ये कब तक ये कहानी चलती जाएगी भाई, ये तब तक कहानी चलती जाएगी जब वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा। इस पॉइंट पे अगर वो पहुंचेगा और स्केल बैलेंस है तो वापस हम क्या करेंगे, देखो टॉर्क को बैलेंस करेंगे। हम अगेन वापस बोलेंगे कि जो इस पॉइंट पे होगा टॉर्क बैलेंस होगा, आपने पढ़ा है ऑलरेडी। तो सेंटर के अबाउट अगर मैं टॉर्क निकालूं तो देखो ये टॉर्क क्या हो जाएगा, 0.4 टाइम्स, ठीक है। ये देखो 40 सेंटीमीटर जो मैंने लिया दैट इज सेंटीमीटर में लिया, मीटर में नहीं। तो 40 सेंटीमीटर टाइम्स N2 शुड बी बैलेंसिंग N1 टाइम्स x, और यहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली। ये चीज समझ में आई कि नहीं? सर ऊपर मीटर में लिया था, नीचे सेंटीमीटर में लिया, ये हाँ क्यों किया? 0.4 ले लो भाई, 0.4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो देखो 0.4 ले रहे हो मीटर में, तो ये जो वैल्यू आएगी वो भी 0.32 मीटर आ गई। ये चीज समझ में आई? यस सर। अब देखो 0.32 मीटर का मतलब क्या है, 0.32 का मतलब है कि ये सेंटर से दूरी है, सेंटर से ये वाली दूरी है। इसका मतलब है कि ये आगे कितना चली गई, 0.18 मीटर जा चुकी होगी। ये चीज समझ में आई? सर काइनेटिक फ्रिक्शन को बराबर करने का क्या मतलब हुआ? किसको? काइनेटिक फ्रिक्शन को बराबर करने का देखो मतलब क्या हुआ देखो स्टैटिक से? देखो इसका रीजन ये है कि फिंगर नंबर 2, ये फिंगर नंबर 2 अगर देखा जाए ये पॉइंट है, ये तो रेस्ट में है, ये तो स्लिप ये नहीं कर, स्टेशनरी है ना, ये स्टेशनरी है, लेकिन ये वाला स्लिप कर रहा है, समझ रहे हो? ओके। ये वाला स्लिप कर रहा है। तो इस केस में देखो, दूसरे केस में तो क्या है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग नहीं रहा है। अब यहाँ पे क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से ही स्लिपिंग हो रही है, और उसकी वजह से आपका फिंगर जो स्केल के ऊपर आगे मूव कर रहा है। सिंस इसका मतलब आप बोल सकते हो कि अगर ये आगे मूव कर रहा है तो ये क्या कर रहा होगा, और आपकी स्केल मूव नहीं कर रही है, तो आप ये बोल सकते हो कि जो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, जो भी फोर्स ये लगा रहा होगा उसको ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कर रहा है, आपका अपोज कर रहा है, बेसिकली बैलेंस कर रहा है। समझ गए? ठीक है सर, मतलब फिंगर मूव कर रही है लेकिन स्केल मूव कर नहीं रहा, मतलब स्केल को सिर्फ दूसरी उंगली नहीं रोक रखा है। हाँ, दूसरी उंगली के बीच में लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन ने रोक रखा है, उंगली ने नहीं। समझ रहे हो? यस सर। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर हम फ्रिक्शन को देखें, फ्रिक्शन को अगर हम समझें, तो ये गेम क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि ये फिंगर लग रहा है, और ये तुम्हारी जब फिंगर इधर की तरफ आ रही है तो इसके बीच में स्केल में तुम बोल सकते हो कि स्केल में फ्रिक्शन इधर की तरफ लग रहा है। ये हो गया फोर्स, जो अपोजिंग फोर्स हो गया। समझ गए? ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया जो स्केल के ऊपर लग रहा है, और इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से स्केल को क्या है, इधर की तरफ मूव करना चाहिए, बट ये इधर की तरफ मूव नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहां पे लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन जो उसको बैलेंस कर दे रहा है। समझ में आया बात? तो फिर तो ऐसे दो केस बनेंगे ना, जब राइट फिंगर मूव करेगी और फिर लेफ्ट फिंगर हाँ स्टॉप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही देखो, तो यही तो अब अपन ने केस किया। पहले हमने क्या किया कि जब पहले लेफ्ट मूव कर रही है, तो जब लेफ्ट मूव की तो हमने पता कर लिया कि कितना मूव की। समझ गए? तो हमें ये पता चला कि ये सेंटर से 0.32 हाँ 0.32 सेंटीमीटर पे आ चुकी है। अब हम दूसरा केस देखेंगे, कब, कि अब ये यहाँ पे आ गई, लेकिन अब इसने मूव करना चालू किया। बात समझ में आई? तो अब अगर ये मूव कर रहा है बच्चा, तो इसके ऊपर लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन इसके काइनेटिक फ्रिक्शन को बैलेंस करेगा। ये चीज समझ में आ रही? यस सर। तो देखो F K1 is F static friction on 1 is balancing F kinetic friction due to 2. तो that is why हम ये इक्वेशन लिख रहे हैं, 0.4 times N1 is balancing 0.32 times N2. क्लियर है कहानी? 0.18 कैसे आया? कौन सा 0.18 नंबर लाइन? हाँ देखो, अरे भाई देख 0.1 कहां से, ये 0.5 था कि नहीं था? यस सर। ये 0.9 था कि नहीं था? यस सर। इनके बीच की दूरी कितनी थी, 0.4 थी। यस सर थी। अब इस पॉइंट के अबाउट हमने टॉर्क देखा, और हमने देखा कि ये इसको इधर की तरफ, अगर N2 ऊपर लग रहा है
तो ये इसको इधर की टॉर्क दे रहा है और N1 यहाँ कहीं लगेगा, वो उसको क्लॉकवाइज टॉर्क देगा। तो ये कहाँ पे बैलेंस हो रहा है? तो हमें पता चला ये वैल्यू आ रही है 0.32। आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। ये सेंटर से आ रही है, बट ये क्या मीटर स्केल है? मीटर स्केल में तो रीडिंग जीरो चालू होती है। तो अगर मैं देखूं यहाँ से, तो क्या ये वैल्यू 50 में से 32 को सब्ट्रैक्ट कर दूं और 18 आ जाएगा? यस सर, आ जाएगी। तो यही मीटर स्केल की वैल्यू है। ये मीटर स्केल की वैल्यू जहां पे अभी N1 स्टिक कर रहा है। समझ गए? यस सर। तो अब आगे चलते हैं, ये चीज कहानी, एक इसको सब्ट्रैक्ट करने दो। अब इसको बैलेंस करते हैं जल्दी जल्दी कर। अब आगे क्वेश्चन जल्दी करते हैं। देखो, तो N1 अपॉन N2 में लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा वापस से 4/5 के बराबर। और अब हमें नहीं पता है कि ये कहां तक स्टिक कर रही है, कहां तक चल रही है, ये हमें नहीं पता ये कहां तक चल रही है। अब हम बोल देते हैं कि ये सेंटर से x दूरी तक चल रही है। लेट्स सपोज दिस इज x दूरी तक ये चल रही है। तो हम वही गेम खेलेंगे, हम बोलेंगे N2 टाइम्स x इक्वल टू N1 टाइम्स 32। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। सॉरी, N1 टाइम्स 32, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? सर 0.32 नहीं आना चाहिए? 0.32 ले ले भाई, ठीक है? हाँ सर, ठीक है ना? तो x की वैल्यू देखो क्या हो गई, क्या N1 अपॉन N2 टाइम्स 0.32, विच मीन्स x की वैल्यू N1 अपॉन N2 कितनी था? 4/5 टाइम्स 0.32 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी भाई? इसको सॉल्व करके बताओ कितना वैल्यू आ रही है। ये मेरे ख्याल से 4 2 8 और 12, इसको डिवाइड बाय 5 से करो तो ये आएगा 0.5, कितना आएगा? 5 दूनी और आया 2 8, तो 5 और कितना बचा? 30। तो इतना आएगा भाई मेरे ख्याल से, है ना, मीटर। सर ये अपने 4 से 0.32 को काट के 5 लिख रखा है। कहाँ पे? काट के टेबल पे आ जाता है। ये 0.32 है ना, हाँ, आपने उसे 4 से डिवाइड किया है और 4/5 लिख रखा है। 4 से कहाँ डिवाइड किया है? ये देखो N1 अपॉन N2 वैल्यू कितनी है? 4/32 4/5 आई है। 0.4 4/5 आई है। सर ये ऊपर वाली इक्वेशन से लिखा है ना आपने, हाँ हाँ जिसके ऊपर हाँ हाँ हाँ, ठीक है। फिर इसको हमने बैलेंस किया, N2 टाइम x इक्वल टू ये वैल्यू। तो यहाँ से हमें पता चल गया x की वैल्यू इतनी आएगी। मतलब अब देखो ये 20, अब इसको अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो ये लगभग लगभग आ जाएगा 25.6 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि अब ये सेंटर से दूरी जो है ये 25.6 सेंटीमीटर दूर पे है। बात समझ में आया? बोलो भाई। यस सर। यस सर। है ना? तो अब तुमसे क्या पूछा थी क्वेश्चन, क्या पूछ, कितने बार और मूव करवाना है क्या, कि 2 ही बार मूव करवाना था? 2 ही बार। 2 ही बार मूव कराना है। देखो, स्लिप एट दिस एंड आफ्टर सम टाइम लेफ्ट फिंगर स्टॉप्स एंड राइट वन, देन द राइट फिंगर स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस xr। देखो राइट फिंगर बोला कि xr डिस्टेंस पे स्टॉप हो रही है फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर से दूरी xr ले रखी है। और एंड द लेफ्ट फिंगर स्टार्ट स्लिपिंग अगेन, भाई मतलब लेफ्ट वाली वापस स्लिप हो रही है, उसको स्लिप होने दो, हमें xr ढूंढना है। तो क्या xr की वैल्यू, देखो ध्यान से, XR की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या XR की वैल्यू अगर देखा जाए तो 0.256 सेंटीमीटर मीटर में आनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? सर अब तो दोबारा से ये N2 वाली फिंगर स्टॉप होगी ना? हाँ दोबारा हो गई, लेकिन अभी हमें सिर्फ 2 ही बार करना है, 2 ही बार करना है। उसने बोला कि पहले लेफ्ट वाली हो रही है, फिर राइट वाली हो रही है, फिर लेफ्ट वाली चालू हो गई है। लेकिन उसने बोला कि जब दोबारा वो स्टॉप हुई, राइट वाली आई, तो राइट वाली XR डिस्टेंस तक आई है यहां से। समझ गए? तो हमें XR बताना है। देखो यहाँ पे पढ़ो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। Then the right finger stops at a distance XR from center of the scale और left one starts slipping, और लेफ्ट स्लिपिंग हो रही है, होने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? यस सर। तो तुमसे पूछा
कि यही बताना है कि ये कहाँ पे रुकेंगे एक्चुअल में। तो आपसे एक्स आर की वैल्यू आ गई यार, किस में निकालना था, सेंटीमीटर में निकालना था, देखो इसमें लिखा हुआ है। तो एक्स आर की वैल्यू आ रही है कितनी, 0.256, इसको कन्वर्ट कर लो तो 25.6 सेंटीमीटर आ जाएगी। समझ गए? मतलब सर इसमें एक पॉइंट को से ऐसे ही भटकाने के लिए लिख रखा है, टाइम वेस्ट करने के लिए। और क्या भाई, और देखो तुमसे ये भी चीज दे रखा है कि एक स्केल तुम्हारी फिंगर मूव क्यों कर रही है, यहाँ पे देखो हिंट भी दे रखा है तुम्हें। यहाँ पे देखो साफ साफ लिख, कहाँ गया यार पेन, यहाँ पे बोल रहा है कि ये तुम्हारा ये हो रहा है क्योंकि तुम्हारी चीजें क्या हो रही हैं, दिस हैपन बिकॉज डिफरेंस इन फ्रिक्शन फोर्स ऑन टू फिंगर्स। तुम्हारे जो दो फिंगर के बीच का फ्रिक्शन फोर्स है, अगर दोनों का सुनो, दोनों का स्टैटिक फ्रिक्शन एक दूसरे को बैलेंस कर देता, ठीक है, कि जितना स्टैटिक फ्रिक्शन ये दे रहा है उतना ये दे रहा है, क्योंकि तुम फिंगर को अपने पास ला रहे होगे। अगर दोनों का स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही हो जाता ना, तो तुम्हारी फिंगर मूव ही नहीं करती। समझ गए? इसके वजह से हो रहा है। तुम खुद सोचो, कॉमन सेंस से सोचो यार, दोनों अगर फिंगर एकदम एंड पे रख देते हैं तो दोनों का क्या होता है, नॉर्मल फोर्स इक्वल हो जाता, mg/2 हो जाता। तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या होता, बैलेंस हो जाता। स्टैटिक फ्रिक्शन बैलेंस है तो आपका क्या होता कि जितना ये फोर्स लगा रहा होता उतना ये फोर्स लगा रहा होता, क्योंकि अल्टीमेटली आप फिंगर अंदर की तरफ लाते हो, तो दोनों स्टैटिक फ्रिक्शन बैलेंस होते। और उसके वजह से क्या होता कि आपकी फोर्स, आपकी फिंगर मूव ही नहीं करती। बट हो क्या रहा है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगा, एक कम होगा। तो एक जो ज्यादा है वो क्या कर रहा है, वो अप्लाई फोर्स करना चालू कर देता है। लेकिन जैसे ही ज्यादा अप्लाई करना चालू कर देता है, इमीडिएटली क्या होता है, वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन होने की वजह से क्या हो रहा है, आपकी फिंगर स्लिप तो हो रही है, बट स्केल स्लिप नहीं हो रही है। स्केल स्लिप नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है कि दूसरी फिंगर का स्टैटिक फ्रिक्शन उस काइनेटिक फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा है। फिर आगे गेम हुआ कि फिर एक पॉइंट तक आया जहां पे वापस ये दोनों बैलेंस हो जाते। समझ गए? ये दोनों फोर्स बैलेंस हो रहे हैं। देन इमीडिएटली क्या हुआ, अगेन दूसरे फिंगर की स्लिपिंग चालू हो गई। क्यों? क्योंकि वहां पे अगेन दोनों की, तुम अगर उस पॉइंट पे कैलकुलेट करोगे स्टैटिक फ्रिक्शन को, अगेन दैट विल बी डिफरेंट। बात समझ में तो आया? फिर जो हमने सर सर हमने N1 और पहले N2 केस में निकाले थे किया है, वो वो करना जरूरी था इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। क्या बोल रहे हो? जो हमने फर्स्ट केस लिया जिसमें हमने पहले की काइनेटिक दूसरे के साथ स्टैटिक में करी, जो फर्स्ट केस था हमारा, हम्म। तो वो करना जरूरी था आंसर निकालने के लिए। वो जरूरी था एक्चुअली। देखो क्योंकि क्योंकि हम कैसे निकालते हैं, हमें डिस्टेंस चाहिए, हमें निकालना है एक्स की वैल्यू। ठीक है, हमें x की वैल्यू चाहिए थी और n1 और n2 की वैल्यू भी हमें ढूंढनी थी। हालांकि तुम्हें n1 और n2 यहां से मिल गया था तो यू कैन यूज दैट, बट हमें फ्रिक्शन, हम रिलेशन कैसे निकालेंगे, तुम ये सोचो। मेन गेम तो कॉन्सेप्ट पे है कि कॉन्सेप्ट क्या हो रहा होगा। समझ गए? ये अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, तो एनएलएम के ऊपर यार मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया था जो आपको बनाने थे, मैं उस दिन क्वेश्चन करवाया भी नहीं था बहुत सारे। चलो, तो एनएलएम को कंटिन्यू करना है कि आगे चलें, वर्क एनर्जी पे चलें? सर एक बार ना इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम समझा दीजिए 2 मिनट लगा के, ठीक है, देखो, क्या होता है। ठीक है। इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं बताओ, कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम? फर्स्ट लॉ सर ऑफ शायद न्यूटन लॉ को जो फाइंड वो करते हैं, वैलिड होते हैं इस पे। बिल्कुल। देखो सिंपल सी बात है, तुम्हें क्या करना है, सिंपल, तुम्हें सिंपल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे। इनिशियल फ्रेम का मतलब क्या होता है कि तुम जिस फ्रेम में बैठे हो, जिस फ्रेम में बैठे हो, ये मान लो या इसकी एक्सेलरेशन अगर ये जीरो हो, इसके अंदर क्या हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है। वेलोसिटी शुड कैन बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो। बात समझ में आया? एक्सेलरेशन, यस सर। एक्सेलरेशन इसकी जीरो होनी चाहिए। ठीक है, एक्सेलरेशन अगर इसकी जीरो है, वेलोसिटी जीरो हो भी सकती है, वेलोसिटी जीरो नहीं भी हो सकती है। तो ऐसे फ्रेम में जो भी तुम पढ़ाई करते हो, ऐसे फ्रेम में जो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है, फोर्स लग रहा है, जो कुछ भी लग रहा है, उस फोर्स को हम कहते हैं, उस फ्रेम को कहते हैं हम इनर्शियल फ्रेम। और ऐसे ऐसे फ्रेम आप बोल दीजिए कि जहां पे आपका क्या हो कि इसके अंदर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लग रहा हो, नीचे की तरफ लग रहा हो, जहां भी लग रहा हो, ऐसे फ्रेम जहां पे हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन आपकी प्रेजेंट होती है, वैसे फ्रेम को कहा जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। बात समझ में आई?
और तुमने सुना होगा कि यही कंडीशन को, इस कंडीशन को हम अगर इस कंडीशन में कन्वर्ट करते हैं तो हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं सूडो फोर्स का। पता है आपको? नो सर। सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जैसे तुमने लिफ्ट प्रॉब्लम पढ़ी होंगी यार, लिफ्ट प्रॉब्लम पढ़े हो? यस सर। यस लिफ्ट, सर। तो लिफ्ट प्रॉब्लम भी क्या हो गए, नॉन इनर्शियल हो गए ना, कि उसमें क्या है, फ्रेम भी तुम्हारा एक्सेलरेट कर रहा है। तो तुम क्या करते हैं, देखो नॉन इनर्शियल को अगर फ्रेम को फ्री इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो हम क्या करते हैं कि नॉर्मली जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एज्यूम कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चलता हूं तो मैं बताता हूं। देखो तुमसे क्वेश्चन आता है कि तुम लिफ्ट में खड़े हो, एक ऑब्जेक्ट जैसे तुम खड़े हो और लिफ्ट तुम्हारा ऊपर की तरफ जा रही है, और तुमसे पूछा कि अगर मान लो बताओ ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ए है, और तुमसे बोला कि एक बात बताओ कि तुम्हारा वेट क्या है, मान लो तुम्हारा मास क्या है, तो हम बोलते हैं कि हमारा वेट इंक्रीज कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है लिफ्ट में, तो होता क्या है। तो देखो अब जिस फ्रेम में खड़े वो खुद एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, वो खुद एक्सेलरेट हो रहा है। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही होता तो दैट वाज नॉन इनर्शियल फ्रेम, बट अगर इसके अंदर एक्सेलरेशन है, ये फ्रेम के अंदर खुद एक्सेलरेशन है, तो हम ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम इस बॉडी को बाहर लेके आते हैं और इस बॉडी पे हम क्या बोलते हैं कि इसके ऊपर जो जो फोर्स लग रहा है वो तो लग रहा है। एक फोर्स होता है नॉर्मल ऊपर की तरफ, एक फोर्स हो गया तुम्हारा mg, ये तो लग ही रहा है। लेकिन अब इस फोर्स को अगर हमें इनर्शियल फ्रेम में लेके आना है तो हम क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में आपका फ्रेम एक्सेलरेट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम इस जो भी ऑब्जेक्ट का मास है मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन करके उसको बैलेंस कर देते हैं। तो जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपोजिट में हमेशा लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये प्रॉब्लम नॉन इनर्शियल से इनर्शियल पे आ गई, जहां हम सिर्फ बॉडी की स्टडी कर रहे हैं, फ्रेम की चर्चा खत्म हो गई। बात समझ में आया? यस सर। तो अगर अब तुमसे पूछा कोई कि बताओ इसके ऊपर कितना नॉर्मल है, तो तुम बोल देते हो कि नॉर्मल इक्वल टू कुछ नहीं बल्कि mg टाइम्स ma हो गया। समझ में आया? ये हो गया तुम्हारी नॉन इनर्शियल प्रॉब्लम। ऐसे कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं तुम्हें बताता हूं। तुमसे बोल देता है कि ये ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है मास, और अब क्या हो रहा है, इसके ऊपर जो थीटा डिग्री फ्रिक्शन उक्शन दुनिया भर का जो लग रहा है तो लग ही रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट अब ये जो ब्लॉक है वो खुद इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट ए से कर रहा है। बात समझ में आई? कुछ उसकी एक्सेलरेशन दे देगा तुमको कि भाई ये खुद जो ब्लॉक है ना खुद ए एक्सेलरेशन से आगे कर रहा है। मतलब अब ये गेम हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम का। तो अगर मुझे इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखना सिंपल सा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बच्चे यूज करना है कि हम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जो फोर्स लग रहा है वो तो लगाना ही है, बट हम अगर इसको नॉन इनर्शियल पे ले जाना चाहते हैं तो जो भी फ्रेम का एक्सेलरेशन है, फ्रेम का एक्सेलरेशन इनटू बॉडी मास का जो बॉडी है ये m इंटू ए कर देंगे, और बाकी फोर्स तुम्हें नॉर्मल वैसे कैलकुलेट करना है कि इधर की तरफ नॉर्मल हो गया, इधर की तरफ mg हो गया, और बाकी mg साइन थीटा कॉस थीटा वो तो बैलेंस करना ही करना है। बट तुम्हें नॉन इनर्शियल से इनर्शियल में बनाने के लिए तुम्हें सूडो फोर्स यूज करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड सूडो फोर्स। समझ गई? बात समझ में आया कि नहीं? मतलब सर इसको ऐसा लगेगा कि अगर हमें वहां से कुछ फोर्स मिल रहा है तो इसने भी कुछ फोर्स लगाया होगा, और वो हाँ एक्चुअली नहीं कर रहा। हाँ बिल्कुल, हमें यही समझना है कि हमें लगाया होगा, क्योंकि अगर तुम खुद सोचो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या करूं मेरे हाथ में, अगर तुम देखो ध्यान से, तो अगर ये मान लो पेन है, तो ये पेन है तो अभी इसकी टेंडेंसी की स्लाइड करने वाली है, ये टेंडेंसी स्लाइड। बट अगर मैं क्या करूं किसी एक्सेलरेशन से ना ये मैं इसको ऐसे आगे लेके चलूं ना, इसकी स्लाइडिंग रुक जा रही है। समझ रहे हो क्यों रुक जा रही है? क्योंकि ये फ्रेम आगे मूव कर रहा है, एक फ्रेम मूव कर रहा है, तो ये जो नॉर्मल फोर्स है ना इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, तो ये भी पीछे रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई कर रहा है इसको। समझ गए? तो ये फोर्स अभी अभी अगर देखा जाए तो अगर ये मेरा फोन है, ये जो बिल्कुल एकदम स्लाइड करने वाला है, एकदम स्लाइड होने वाला है, लेकिन जैसे ही मैं क्या करूं अगर एक्सेलरेशन दे दूं तो ये नहीं स्लाइड हो रहा है। बात समझ में आई? यस सर। तो ये होता है भाई तुम्हारा नॉन इनर्शियल और इनर्शियल फ्रेम। बस ये करना है, बस याद रख लेना, नॉन इनर्शियल से इनर्शियल में अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो एक सूडो फोर्स लगाया जाता है हमेशा के टाइप में। ठीक है? और सर इसके लिए हमें पता करने के लिए सब ये देखना है कि सिस्टम पूरा होल सिस्टम एक्सेलरेट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बस सिर्फ यही कंडीशन है और कोई कंडीशन नहीं। जिस तुम्हें ये देखना है जिस सिस्टम में तुमसे बॉडी बैठी हुई है,
क्या वो सिस्टम एक्सीलरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस। अगर वो एक्सीलरेट कर रहा है तो नॉन इनर्शियल हो गया और कुछ नहीं, समझ गए। और एक्सीलरेट अगर नहीं हो रहा है तो दैट इज इनर्शियल। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर रहा है, नहीं मूव कर रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर रहा है स्टिल इट इज इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। चलिए चलते हैं, तो ये क्वेश्चंस यार मैं तो भेजूंगा ही। चलो अब आते हैं आज के जो टॉपिक है हमारा, इसको सॉल्व कर लेना है ना, आप लोग को सॉल्व करना है। ये सब क्वेश्चन देखो मैं कल लेके आया था लेकिन हो नहीं पाए थे, बट यू हैव टू ट्राई इन योर होम, प्लीज ट्राई करिए। उस साइट पे दे रखे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, ये सब आपको बनाने हैं। आज चलते हैं वर्क पावर एनर्जी के ऊपर चलते हैं, है ना। चलो वर्क पावर एनर्जी को चालू करें उसके पहले ना मैं सोच रहा हूँ कि इसके सारे कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, मुझे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो पूछे जा सकते हैं। कौन है भाई, कौन इतना देर से सो के उठ रहा है। चलो एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट हो सकते हैं जिससे तुम्हें बाद में दिक्कत ना आए। चलो जैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक तो होता है वर्क निकालना। वर्क आपको पता है 3 टाइप के होते हैं, सबको पता है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो वर्क डन होता है बच्चा वो होता है, अगर देखा जाए तो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है नॉर्मल केस में। अब डिपेंडिंग अपॉन अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें तो एफ एस कॉस थीटा होता है। वैल्यू ऑफ कॉस थीटा के ऊपर हम वर्क को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, ये सबको पता है, ये आपने ऑलरेडी पता है, तो ये पहला हो गया। दूसरा आपको याद रखना है कि अगर मुझे निकालना हुआ इंटीग्रेशन फॉर्म में तो हम इसको लिखते हैं एफ डॉट डी एस निकालते हैं और फिर लिमिट रख दो S1 से लेके S2 तक। अब देखो क्या होता है, कई बार आपको फोर्स जो है वेक्टर फॉर्म में दे देता है, याद रख लेना, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में कैसे दे देगा, आपसे बोलेगा कि F1 की वैल्यू है एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, और तुमसे बोल देगा कि जो तुम्हारी मान लो डिस्प्लेसमेंट दे दी कुछ भी ऐसे वैल्यू कि फॉर एग्जांपल dx के फॉर्म में दे देता हूँ, मैं लिख देता हूँ dx आई कैप dy जे कैप और dz के कैप, ऐसे दे देगा। तो अगर तुम्हें इसका वो निकालना है तो तुम्हें याद रखना है कि सिंपल सी बात है, अगर वर्क डन निकालना है तो आपको वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स x1 से x2 लिमिट प्लस एफ वाई डी वाई y1 से लेके y2 तक लिमिट प्लस एफ जेड डी जेड z1 से z2 तक लिमिट। क्लियर है कहानी, ये आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम में। फिर आगे चलते हैं, जो अगला कॉन्सेप्ट है हमें याद रखना है ग्राफ वाला, ठीक है। इसके ऊपर ग्राफ आता है। अब ग्राफ तुमसे जैसे कैसे पूछ लेगा कि अगर तुम सिंपल सा है, तुम्हें पता है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कर्व बन रहा है, कैसे भी कर्व बन रहा है, मान लो ऐसा कर्व बन रहा है, तो इसका हमें क्या क्या निकालना है, सिर्फ एरिया निकालना है। ये तो सबको पता है, पता है ना भाई, अरे बोलो यार। यस सर। ठीक है, आपको ग्राफ का एरिया निकाल लेना है। तो ये हो गया तुम्हारा वर्क डन की कहानी, ठीक है। वर्क डन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ये सब कुछ तुम्हें फ्रिक्शन उसके निकाल लोगे। फिर आगे चलते हैं, इसमें है काइनेटिक एनर्जी, तुम्हें पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर होता है, लेकिन अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में दे दिया तो कैसे निकाल लोगे, तो हाफ एम डॉट सॉरी वी डॉट वी वेक्टर होता है। इसी चीज को अगर मोमेंटम के फॉर्म में लिखते हो तो इसको लिखते हो पी स्क्वायर बाई 2m, और इसी चीज को अगर मोमेंटम के वेक्टर फॉर्म में है तो तुम्हें पता होना चाहिए पी डॉट पी होता है डिवाइड बाई 2m होता है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। ये चीजें याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है, चौथी कॉन्सेप्ट हो गया तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी के, इसके ऊपर ये कॉन्सेप्ट आते हैं, ये हो गया mgh के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन में एक रिलेशन होता है। फिर नहीं, एक ये चीज हो गया। फिर होता है तुम्हारा पांचवा कॉन्सेप्ट होता है जो वर्क होता है। वर्क 2 टाइप के होते हैं, एक होती है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस होता है, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, जल्दी बता दो, बोलो भाई। सर ग्रेविटेशन फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, और मैग्नेटिक, ठीक है, और तुम्हारा स्प्रिंग वाला, ठीक है। ये स्प्रिंग वाला तुम्हें पता होना चाहिए। नॉन मैग्नेटिक यार पता नहीं यार, मैग्नेटिक के ऊपर मैंने क्वेश्चन बनाया नहीं तो आई कैन नॉट टेल, ठीक है। बट उसमें वर्क डन हमें देखना पड़ेगा,
फिर नॉन कंजर्वेटिव में जो तुम्हें पता होना चाहिए वो होना चाहिए इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन। क्लियर है कहानी? और कंजर्वेटिव फोर्सेस में ये कहानी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्क डन इन पाथ जो होता है वो हमेशा सेम होता है। ठीक है, वर्क डन इन एनी पाथ जो होता है इज सेम होता है, और ये स्पीड सेम नहीं होता है, नॉट सेम होता है। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है। पांच, इसके अंदर अगली जो चीज हमें पता होना चाहिए वह है वर्क एनर्जी थ्योरम। वो क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है नेट वर्क डन। जब हम नेट वर्क डन की बात करते हैं बच्चा पार्टी, तो इसमें क्या आता है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दोनों ही होता है, पता होना चाहिए। अगर आगे समझना ध्यान से सातवां कॉन्सेप्ट, अगर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है, कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, स्पेशली तुम्हें ढूंढना है कि क्या सिस्टम में फ्रिक्शन है कि नहीं है। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, मतलब ये जीरो है, तो तुम्हें इमीडिएटली याद रख लेना है एक चीज, इसके लिए कंडीशन फॉलो होती है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू होता है नेगेटिव टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पता है क्या ये सब चीजें सबको? जैसे ही फ्रिक्शन जीरो होगा सिस्टम में, अगर फ्रिक्शन नहीं है, तो जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम को लिखना चाहें तो हम लिखते हैं कुछ ऐसे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू नेट वर्क डन, नेट वर्क डन की जगह लिखते हैं नेट काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और इसको अपन इधर लेके आते हैं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जीरो, विच मीन्स नथिंग बट के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू जीरो, विच मीन्स नथिंग बट के फाइनल प्लस यू फाइनल इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। इसीलिए कल एक क्वेश्चन भी करवाया था, मैं याद होगा तुमको, तो जब फ्रिक्शन नहीं था तो हम फोर्स को कंजर्वेटिव कर सकते हैं, तो जो उसके नेट मैकेनिकल, और इस चीज को बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, और इसको बोलते हैं फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है कहानी यहाँ तक सबको? Yes, sir. ठीक है, ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट हैं। फिर इसमें और कौन सा कॉन्सेप्ट होता है यार? और कोई कॉन्सेप्ट है क्या? ठीक है, इतने ही कॉन्सेप्ट मेन होते हैं, फिर आगे अपन देखेंगे जैसे जैसे मुझे याद आएगा क्वेश्चन होंगे उसके उस बेस में अपन देखते हैं। चलो क्वेश्चन करना चालू करते हैं बच्चा बाटी। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीवन। आपको डायग्राम दिखा देता हूँ मैं, डायग्राम को थोड़ा छोटा करते हैं, एक डायग्राम में काम करता हूँ मैं, डायग्राम को उठा के यहाँ रख देता हूँ। एक सेकंड यार, वही रहने दो यार इसको। मिल जाएगा, चलो देख लो, बनाओ क्वेश्चन जल्दी से। अल्फा की वैल्यू दिखाना। अल्फा इक्वल टू दे रखा -1, हमें निकालना है वर्क डन बाय दिस फोर्स कितना होगा पूरे साइकिल में जब तक साइकिल चल रही है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, सर एंड वो सो ऑन। ऊपर वो पेन का ऑप्शन आ रहा है ना, हटाना जरा। एक सेकंड। हम्म,
सर 0 आ जीरो आ रहा है, पता नहीं यार जीरो क्यों आएगा, क्लोज साइकिल है इसलिए बोल रहे हो क्या, जीरो क्यों आ रहा है? देखते हैं एक बार, चेक करो इसका आंसर क्या है। रहा, पहले x में निकाला है फिर y में निकाला है। ठीक है, देखते हैं, एक मिनट चेक करने में उसका क्या आंसर आ रहा है, पता नहीं। सर 0। जीरो आ रहा है, यस सर। एक सेकेंड। इसका आंसर देखो क्या है, इसका आंसर दे रखा है 0.75 जूल्स। जीरो नहीं है भाई, 0.75 जूल्स इसमें दे रखा है। सर ये एक्स इन वाई की जगह आएगा क्या? मतलब मुझे इसे पहले एक्स कंपोनेंट को फिर फोर्स के और फिर वाई कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना हाँ नॉर्टन के लिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो एक्स और वाई की जगह लिखना क्या है? एक्स और वाई की जगह उसकी वैल्यू लेना है। तुम कहाँ से लेके कहाँ तक देख रहे हो भाई? चलो चालू करते हैं, वर्क डन निकालना है ना। सर ग्राफ का एरिया से निकाल सकते हैं। किसमें? नहीं नहीं, एरिया से नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, वेरिएशन दे रखा है, वाई के साथ ही वैल्यू चेंज भी हो रही है। एरिया से निकाल के बताओ तो कितना आ रहा है। आ देखो रहा है 0.75। आ रहा है डायरेक्टली, हम्म, एक सेकंड, कितना, 0.5 टाइम्स 1 तो 0.5, हाँ 0.75। वैसे एरिया से भी निकाल सकते हो, और चाहो तो डिफरेंशिएशन से भी निकाल सकते हो, इंटीग्रेट करके। देखो F इक्वल टू दे रखा है अल्फा वाई आई कैप प्लस 2 अल्फा एक्स जे कैप। अल्फा की वैल्यू कितनी, -1 है, तो ये हो गई -y आई कैप -2 एक्स जे कैप, ये दे रखी है। अब हमें वर्क डन निकालना है किसी भी प्रोसेस में, तो वर्क डन देखो क्या हो जाएगा। वर्क डन सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे तुम्हें डी एक्स आई कैप लाना है प्लस डी वाई जे कैप लेके आना है। सॉरी, ये हो गया तुम्हारा डीएस में। तो जो नेट वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो, -y डी एक्स -2x इंटू डी वाई। ये चीज समझ में आई सबको कि नहीं आई? है ना। ये देखो, पहले हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू होता है, सिंपल सी बात है यार, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस ये, इसको डिफरेंशिएट किया तो डी एक्स और बाद में डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो आई से आई 1 हो गया, जे से जे 1 हो गया, बाकी टर्म 0। ये हो गया। अब देखते हैं एबीसी, ये इक्वेशन है वर्क डन की, बच्चा याद रख लेना। अब देखते हैं ए से बी में वर्क डन कैसे निकालोगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो देखो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है। एक्स की वैल्यू अगर देखा जाए, वाई की क्या वैल्यू, वाई की वैल्यू 1 है, तो पहले देखते हैं। देखो एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, अगर तुम देखो तो ये चेंज हो रही है कहाँ से, 0 से लेके 1 तक, 0 से 1 चेंज हो रही है। बट वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू तो कांस्टेंट है, कितनी है, क्या वाई की वैल्यू उस पूरे कोऑर्डिनेट में, एक मिनट, वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम वर्क डन अगर ए बी पे निकालने चले तो देखो क्या आ जाएगा, नेगेटिव वाई इंटू डी एक्स, और लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 1 तक, जब हम ए से बी में कैलकुलेट कर रहे हैं, प्लस, सॉरी माइनस, अगर y में हम देखें तो y की वैल्यू 1 की 1 ही रहेगी, क्योंकि उसके दोनों कोऑर्डिनेट 1 से 1 रहेंगे, तो ये हो जाएगा 2x इंटू डी वाई। तो ये वैल्यू अल्टीमेट, सिंस ये बराबर है तो अपने आप ये 0 दे देगी, ये वाला टर्म तो खत्म हो गया 0। इसको देख लो बस। इस केस में y क्या है, कांस्टेंट है, x का डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें x की जगह पे x आएगा, और या कि तुम 1 रख दो, तो ये चीज देखो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी -y की वैल्यू कितनी है, 1 टाइम्स कितना, -1 टाइम कितना आएगा भाई, एक्स की वैल्यू 1 - 0 विच मीन्स 1, तो ये आ गया -1। सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। फिर तुम देख लो यार, फिर तुम्हें यही प्रोसेस करना है भाई,
वर्क डन इन BC में देखना है, B2C में देखना है। B2C में देखोगे तो x की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। y की वैल्यू कहां से कहां चेंज होगी? y की वैल्यू तुम्हारी चेंज हो रही होगी कहां से? 1 से 0.5 में, और उस केस में x की वैल्यू कितनी लेनी है? 1 लेनी है। तो ये वाला फंक्शन देखो कितना हो जाएगा, देखो माइनस, सर ये वर्कडन की हमें एक एक लाइन लेके करनी पड़ेगी, मतलब जैसे A टू बिल्कुल B पाथ बिल्कुल में बिल्कुल। कितना हो, फिर B टू C हाँ पाथ में जी, कितना हो। हाँ जी, तो हाँ सर जी, हाँ हमें जी। x और y क्या लिख रखा है, मतलब x इक्वल्स टू 0,1, y इक्वल्स टू 1, क्या लिख देखो रखा है? 8 A से B सोचो, देखो ध्यान से, ए से प्रोसेस A से B, देखो साइकिल कहां से चल रही है? A से B जा रही है, यस सर। A से B जा रही है, तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट क्या है? अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं पूछूं आपसे तो ये क्या है? क्या 0 और 1 है? और इसके इसके यस कोऑर्डिनेट क्या है भाई? क्या इसके कोऑर्डिनेट 1 और कॉमा 1 है? सर। तो इसमें कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? क्या x का कोऑर्डिनेट 0 से 1 हो रहा है? यस सर। बट y का कोऑर्डिनेट क्या है? कांस्टेंट है। यस सर। तो y वाला अगर तुम इंटीग्रेशन करोगे, dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे, तो फाइनली क्या है? इनिशियल लिमिट भी 1 आ रही है, फाइनल लिमिट भी 1 आ रही है। समझ गए? यस सर। तो इसलिए ये वाला टर्म 0 हो जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद। लेकिन ये वाला टर्म x के रिस्पेक्ट में वर्क हो रहा है, बट उस केस में जो y की वैल्यू है वो कितनी है? 1 है। बात समझ में आई? y की अगर देखो तो इस लाइन में y की वैल्यू कितनी है? अगर ए बी वाले प्रोसेस में ये 1 है, तो y की वैल्यू 1 रख दी। और जब हम dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा, और x की लिमिट रखोगे तो 1 माइनस 0 आएगा। समझ गए? ओके सर। हाँ, फिर देखो b से c में चलोगे तो b से c में क्या होगा? dx वाला टर्म खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट भी 1 and 1 है, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 1, 0.5 है। समझ में आया? तो x वाला तो चेंज नहीं हो रहा है, बट y के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा हो रहा है। ये चीज समझ में आई? यस सर। है ना? तो देखो, तो अब हम लिखते हैं -2x। x कितना है? x है 1। लिमिट इसकी हम रखते हैं कहां से कहां चल रहा है? लिमिट हो रहा है 1 से, आपका वर्डन हो रहा है 0.5 dy में। इसको लिमिट रख दो, सॉल्व कर लो, तो देखो आएगा -2 टाइम्स -0.5। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। है ना? देखो -2 तो यहां से मिल गया, अरे भाई -2 यहां से मिल गया। dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो y आएगा, y की जगह लिमिट रखोगे तो 0.5 -1 करोगे, और इसको सॉल्व करोगे तो माइनस ये आ गया, और ये वैल्यू कितनी हो गई? प्लस में 1 आ गई। देखो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। बाद में यही कहानी तुम्हें क्या करनी है भाई? बाद में तुम्हें यही कहानी CD के लिए दोहरानी है, बाद में यही कहानी DE के लिए दोहरानी है, बाद में यही कहानी तुम्हें इसके लिए दोहरानी है, और ऊपर प्रोसेस से चले जाओ। पूरी साइकिल में तुम्हें यही करना है, और नेट वर्क डन तुम्हें ऐड कर देना है लास्ट में, जो भी आंसर आए। क्लियर है सबको? सर। ठीक है, चलो। तो ये भाई ऐसे करना। अब ये क्वेश्चन करके बताओ जल्दी। वो पिछला से क्लियर है ना सबको? देख ले, ये देख लेना, अभी है ना, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आया था। तो आपको केयरफुल रहना है ना, ऐसे से करना है। जब वेरिएशन हो रहा हो तो y का y के रिस्पेक्ट में करना है, x का x के रिस्पेक्ट में करना है। प्लीज बी केयरफुल। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चालू कर दो हर चैप्टर के, तुम्हारे मोर देन सफिशिएंट है कुछ और पढ़ने से। क्वेश्चन की मार्किंग 4 की रहती है, कुछ 3 की रहती है, मतलब थोड़ी अलग अलग भी रहती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, वो जेईई मेंस और इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है। कोई 3 नंबर दे देता है, कोई 4 नंबर दे देता है, क्वेश्चन के लेवल पे डिपेंड करता है ना? बट याद रखना, आपको मैं बता देता हूँ, किसी भी सब्जेक्ट में, स्पेशली मैं फिजिक्स में बोल रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन होंगे, दे आर मोस्ट इजी पार्ट। प्लीज रिमेंबर इट। अगर तुमने कॉन्सेप्ट जेईई मेंस के कॉन्सेप्ट भी ढंग से तुमने पढ़े हैं, तो तुम जे एडवांस में जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला है वो मैं बोलूंगा टारगेट किया करो। क्लियर है? ठीक है, देखो मैं तुम्हें अभी, ये क्वेश्चन तो तुम बना ही लोगे, 2-4 मिनट में बता देता हूँ। अभी कल आपका एग्जाम होने वाला है, और उसमें मैं आपको कुछ चीज बताता हूँ, ध्यान से सुन लेना, तुम्हारे पेपर ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तुम्हारा आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, 2 पेपर होंगे तुम्हारे, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3। ठीक है, तो पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 में मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे अटेम्प्ट करना। प्लीज याद रखना, फिजिक्स में तुम्हें सबको पता है, तुमने अभी तुम्हारे मार्क्स आ चुके हैं जेईई मेंस में,
यू नो दैट कि आप अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। सबको क्लियरिटी है ना? Yes, sir. ठीक है, आपको सबको क्लियरिटी है, यू नो दैट। अब आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि स्पेशली मैं आपको बोल रहा हूँ फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स में तुम क्या करो, सबसे पहले तुम क्या कर लो, तुम अपने ये देख लो कि कौन कौन से टॉपिक स्ट्रांग है, डिवाइड कर लो जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डिवाइड करो, स्ट्रांग टॉपिक डिवाइड वो करो, उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, ठीक है, जो आपके स्ट्रांग हैं रिवीजन करो, और पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चालू करो। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर तुम बिलीव मानो, ट्रस्ट मी, अगर आप 11th और 12th में से 10 चैप्टर भी स्ट्रांग करके गए कि भाई इसमें मेरा फाड़ना है, मेरे को एकदम पेपर में फाड़ दूंगा, तो 10 चैप्टर भी अगर तुम पढ़ के गए तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर है मैं आपको अभी से बताना चालू कर दे रहा हूँ, ये चीजें याद रख लेना, लिख लेना कहीं पे, जहां से क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं और क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन तुम्हें बताता हूँ, पहला है यूनिट एंड डायमेंशन। ये चैप्टर सबका क्लियर है? Yes, sir. यूनिट एंड डायमेंशन और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इसके ऊपर तुम जितना क्वेश्चन बना सकते हो बना लेना, और एरर के ऊपर। ये टॉपिक बहुत आसान है, फिजिक्स में सबसे बनने चाहिए। दूसरा टॉपिक तुम्हें जो सबसे ज्यादा आपको हेल्प कर सकता है, मैं आपको बताता हूँ, ये सब छोड़ो, आपको मैग्नेटिज्म में बहुत मेहनत करनी है। क्लियर है? मैग्नेटिज्म एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ना बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है एक्चुअली में। तुम्हारे फोर्स अगर तुमसे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं एक्चुअल में। बात समझ में आई? यस सर। मैग्नेटिज्म में कौन कौन से जो मूविंग चार्ज वाले क्वेश्चन है, मूविंग चार्ज वाले क्वेश्चन है, करंट वाला क्वेश्चन है, ये दो टॉपिक, और तुम्हारा ईएमआई हो गया और एसी, इन 4 टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, हर साल लगभग लगभग सेम क्वेश्चन आता है कि हम इतने टाइम स्विच चालू करेंगे, इतने टाइम स्विच बंद किए तो बताओ कितनी करंट बहेगी, कितनी करंट नहीं बहेगी, कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ पे नहीं है। ये टॉपिक तुम्हारा एकदम परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं देखता हूँ हर साल बहुत वैरायटी नहीं पूछता है, कॉन्सेप्ट सेम होते, बस घुमाता रहता और कुछ नहीं। और अगला जो टॉपिक है वो तुम्हें पता होना चाहिए, वो है मॉडर्न फिजिक्स। ये तो सबको आसान लगती होगी मेरे ख्याल से, है ना? मॉडर्न फिजिक्स में बच्चा मैं आपको बता रहा हूं, जैसे तुम्हारा ड्यूल नेचर है, डी ब्रोगली वाला ड्यूल नेचर है, एटम बहुत अच्छे से होना चाहिए, और न्यूक्लियाई याद रख लेना। ये 3 चैप्टर दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एटम के अंदर ही तुम्हें एक्सरेज भी पढ़ लेना, एक्सरे भी इंपॉर्टेंट है, एक्सरे भी आता है, सिर्फ एटम के मॉडल नहीं आते, एक्सरे मॉडल भी आता है, जैसे ब्रैग्स लॉ एंड ऑल। मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इतने टॉपिक में भी अगर तुम ढंग से मेहनत कर लोगे ना, ट्रस्ट मी, दीज आर इजी टॉपिक, और बाकी में तुम्हें पढ़ते रहना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। ये टॉपिक भी पढ़ के चले जाओगे, मोर देन सफिशिएंट है। और 11th में एक और टॉपिक आता है, थर्मोडायनेमिक्स। भाई थर्मोडायनेमिक्स से आसान टॉपिक तो कोई मुझे लगता नहीं है, एफर्ट मारोगे तो तुम्हें कम से कम नहीं तो 10 नंबर देके जाता है, 10 नंबर तुम्हें देके जाएगा। उसमें कई बार ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, वर्क डन पूछ लेता है, साइकिल पूछ लेता है। क्लियर है? तो फिजिक्स में स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप सबसे पहले ना बच्चा पार्टी, आप खुद से ईमानदारी से, आपको लग रहा है कि यार हाँ ये टॉपिक है जिसके मैं अगर कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लूं तो मेरे से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, तो वर्क ऑन इट। आपको अपना स्ट्रॉन्ग टॉपिक ढूंढना है। अब जेई एडवांस का अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि कल आपको क्या है, पेपर है, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब तो तुम कर लोगे। अगर अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले क्या करो, 10 से 15 मिनट ऑनेस्ट होके देखो, तुम्हें पता है, मुझे भी पता है कि तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक कितनी आनी है। क्या AIR1 कोई टारगेट कर रहा है क्या? No, sir. AIR1 कोई नहीं टारगेट कर रहा है। AIR1 का टारगेट करना मतलब होता है जो टॉप करता है बंदा ना, उसके भी 300 मार्क्स आते हैं, लगभग लगभग 360 में से। और तुम्हें अगर सिलेक्शन चाहिए, तुम्हें अच्छा IIT में जाना है ना, तो तुम्हें सिर्फ क्या करना है ना, 360 में से मैं बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को, जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को 85 प्लस मार्क्स लेके आने हैं, दोनों पेपर मिला के। समझ गए? 85 प्लस ओनली यू नीड रिक्वायर। आपको क्या करना है, याद रख लेना है, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला काम तो आपको याद रख लेना है, फिल इन द ब्लैंक्स किसी भी चैप्टर का है, अटेम्प्ट करना है। ये आपको ध्यान में रखना है कि फिल इन द ब्लैंक्स पहले पढ़ो। फिल इन द ब्लैंक्स न्यूमेरिकल बेस्ड।
हाँ वही। वो गलत हो जाते हैं सर, नहीं न्यूमेरिकल टाइप वाले क्वेश्चन। नहीं गलत भाई, गलत हो जाते हैं तो कोई बात नहीं। देखो गलत हो जाते हैं तो कम से कम तुम्हारे नेगेटिव तो नहीं होंगे ना यार, समझ गए? नेगेटिव नहीं होता। हाँ नहीं नेगेटिव नहीं होता। देखो इसमें लिखा, देखो Correct मैं कर क्वेश्चन सकते हैं। क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। देखो ये किस साल का, 2019 का है। और अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ ऊपर वाले क्वेश्चन, ये सब न्यूमेरिकल एंट्री वाले थे। देखो ये वाला क्वेश्चन, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है। कितना दे रहा है? +3 मार्क्स दे रहा है। और अगर तुम कुछ भी भरोगे -0 देता है। समझ गए? Yes, sir. हाँ तो फिल इन द ब्लैंक्स तो तुम्हें भाई किसी भी चैप्टर का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, तुम्हें सबसे ज्यादा एफर्ट इन्हीं में मारना है, क्योंकि इनकी गलत होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 है। ठीक है, गलत होने की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं, इन द सेंस नेगेटिव मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी 0। तो फिल इन द ब्लैंक शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। ये तुम्हारा ना सिलेक्शन करवाने वाले हैं, इस पे तुम्हें बहुत मेहनत करनी। दूसरा बच्चा, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ याद समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम पहले पेपर के ना 15 मिनट दो, 20 मिनट भी दे दोगे कोई दिक्कत नहीं, 3 घंटे का पेपर होता है एक पेपर। 15 से 20 मिनट में ना तुम क्या करो, जब तुम्हें पेपर मिलेगा तो तुम एक बार देखो, प्रॉपर पढ़ो कि भाई कौन सा टॉपिक है जिसपे मैं क्या कर सकता हूँ। तुम अपने से खुद ईमानदारी से शॉर्टलिस्ट कर लो पेपर में कि भाई ये इजी लग रहा है, ये मीडियम लग रहा है, ये टफ लग रहा है। ठीक है, इजी में तुम अपना नंबर लिख लो कि भाई मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में कि मैं 1 इजी लग रहा है, दूसरा इजी लग रहा है, तीसरा इजी लग रहा है। सॉल्व नहीं करना है, पहले तुम ऐसे डिवाइड कर लो अपने दिमाग में कि भाई ये इजी है। मीडियम में देख लो कि हाँ, तो फिर आना क्यों मैं आपको ये बोल रहा हूँ ये करने के लिए, क्योंकि यही सिलेक्शन करवाते हैं आपको। एक क्वेश्चन के बाद तुम स्मार्टनेस में चले गए कि पहले मैं एक कर लूं, फिर दूसरा कर लूं, फिर तीसरा कर लूं, नहीं देने वाला सिलेक्शन। तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो पहले तुम्हें दिमाग में ये डालना पड़ेगा कि मुझे इजी इजी कौन से हैं, इजी पढ़ने पड़ेंगे पेपर पूरा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कोई भी हो, कोई सब्जेक्ट चलेगा। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगा तुम एक केमिस्ट्री सॉल्व करो, नहीं भाई, तुम्हें जो सब्जेक्ट पहले क्लिक करता गो फॉर इट, लेकिन इजी पहले करना। तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस तगड़ा कर देगा पेपर में। तो इजी शॉर्टलिस्ट कर लो, फिजिक्स का है कि केमिस्ट्री का है, मैथ का है, पढ़ लो पहले पेपर कि हाँ ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा था, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हो जाएगा। तो पहले सिर्फ और सिर्फ सारे फिजिक्स के निपटा दो, सारे इजी वाले निपटाओ, कोई नहीं चलता, चाहे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, एनीथिंग, यू गो फॉर इट। फिर आना है मीडियम में भाई। टफ में आपको मैं बता देता हूँ, टफ में अगर तुम्हें लग रहा है, तुम्हारे दिल से आवाज आ गई कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, ईमानदारी से सोच के बताना है। अगर टफ में तुम्हें लग गया कि भाई इसके कॉन्सेप्ट बड़े तगड़े हैं और पता नहीं टाइम लग जाएगा ये वो, डोंट गो फॉर इट। आई विल नॉट सजेस्ट टू गो फॉर इट, क्योंकि गलत करोगे मार्क्स खत्म होंगे, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, टाइम तुम्हारा खराब हो जाएगा उनमें। क्लियर है सबको? Sir. यस है ना? सर। टफ अगर तुम्हें खुद से ईमानदारी से समझ में आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चन पेपर देख के तुम क्या करना ना, यही ये चीज करने के लिए तुम क्या करना, आईटी एडवांस का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लेना, प्रिंट आउट मारो, क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करो, खुद दिमाग में लगाओ कि यार ये क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन टफ है, और ये है। फिर आपको टफ वाला कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें लग रहा है यार, चाहे भले इजी क्यों ना, यूनिट एंड डायमेंशन को तुम्हें लग रहा है कि टफ है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, क्योंकि तुम सारे चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, कुछ ना कुछ तुमसे बनेंगे। टफ वाले कॉन्सेप्ट हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने नहीं पढ़े हैं, मत टच करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तुम्हारा फोकस होना चाहिए इजी और मीडियम में। बिलीव मानो, जो आईआईटी के जो पेपर होता है उसमें सिर्फ 20% क्वेश्चन होते हैं जो टफ होते हैं, और नॉर्मल क्वेश्चन इजी या मीडियोकर रेंज में होते हैं। बात समझ में आई? Sir. है ना? तो इजी और मीडियोकर में आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है। मैं आपको बराबर बोल रहा हूँ, ये तुम 15 मिनट अगर इनिशियल टाइम में खुद से ईमानदारी से डिसाइड कर लिए कि भाई मेरे ये चीज ये नहीं होने वाली है, तो ये आपके ना लगभग कितना घंटा, 2.5 घंटा बचा देगा। और 2.5 घंटा में तुम एफर्ट मारोगे ना, तो भाई 85 नंबर कुछ नहीं होता। 85 नंबर दोनों पेपर को मिला के लाना है। तो एक पेपर में भाई 3 घंटे में ना तुम लगभग 45 मार्क्स नहीं ला सकते क्या यार? तुम इतना 2 साल पढ़े हो, समझ गए? तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, यही तरीका सेम यूज किया था मैंने अपने सिलेक्शन के लिए, और यही तरीका मैं हर बच्चे को बोलता हूँ कि भाई ईमानदारी से ना अपने ये पता होना चाहिए सिलेक्शन के लिए कि मुझे क्या नहीं आता। ये नहीं पता इंपॉर्टेंट कि मुझे क्या आता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट यू कैन नॉट डू। क्लियर है? Sir. समझ? अगर
अगर तुम्हें भाई लग रहा है कि टफ है, मेरे से नहीं होने वाला, मत करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर का भी देख लो, लास्ट ईयर का कि हर साल का आईआईटी में सिलेक्शन के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कितना सही पेपर अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो वो 25+% अगर तुम्हें करना है, मतलब 360 में से 95, मतलब अगर 360 का पेपर हो रहा है उसमें से तुम्हें 90 मार्क्स चाहिए चाहिए। ठीक है, इतने पेपर में जनरल कैटेगरी वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो तुम्हें सिर्फ पेपर अटेम्प्ट करना है, सही अटेम्प्ट करना है, लगभग 30 to 40% अटेम्प्ट करना है बस। तो इसके लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मुझे 60% क्या नहीं अटेम्प्ट करना है। ये सिलेक्शन वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ। और बाकी तुमसे आता है तो भाई चौका मारो। क्लियर कहानी सर। है ना? बट वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि पहले तुम शॉर्टलिस्ट करो क्वेश्चंस को। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने टॉपिक मैंने पढ़े हैं, ये टॉपिक मेरे वीक है, ये टॉपिक स्ट्रांग है। ये जो टॉपिक स्ट्रांग है उस पे बहुत मेहनत करो। और सारे टॉपिक को थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना है, ऐसा नहीं, क्योंकि आपको पता है आईआईटी एडवांस में कई बार क्वेश्चन मिक्सचर देता है, तो आपको टॉपिक पता होने तो चाहिए। बट आपको पता चल जाएगा कुछ क्वेश्चन कि यार ये क्वेश्चन मेरे से हिलने वाला नहीं है, तो कोई बात नहीं, 15 मिनट टाइम वेस्ट करो और अपना लगभग 2.5 घंटा बचाना है वहां पे। क्लियर है कहानी? क्लियर है सबको? यस सर। है ना? तो अभी जो पेपर होने वाला है कल, क्योंकि सर बता रहे थे ये सब चीजें शेयर करना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कल आपका पेपर है और सर ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि कल आपको क्या करना है। कल कोशिश करना है कि आप जो पेपर देने वाले हो उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाना है। पहला काम ये चालू कर दो भाई, नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाना है, मतलब नेगेटिव मार्किंग का रिस्क नहीं लेना है बहुत ज्यादा। पेपर अटेम्प्ट करना है ना, पेपर अटेम्प्ट करना है, बट नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा स्कोर नहीं करना है। इजी क्वेश्चन टारगेट करो, इजी और मीडियोकर ढूंढो। और सबसे ज्यादा अगर तुम्हें टफ लग रहे हैं तो टफ छोड़ के तुम क्या करो, फिल इन द ब्लैंक्स वाले में बहुत एफर्ट मारो। तुम्हारा अगर कॉन्सेप्ट सही है तो तुम्हें मार्क्स ये देके जाएंगे भाई, लॉटरी लगाते हैं ये लोग, समझ गए? क्योंकि मैं देखता हूं हर साल फिजिक्स में लगभग 3 क्वेश्चन मतलब मान लो 10 नंबर के, केमिस्ट्री में 10 नंबर के, मैथ के 10 नंबर के, 30 नंबर तुम्हें एक पेपर में लगभग फिल इन द ब्लैंक्स मिलते हैं। भाई तुम यहाँ पे दिमाग लगाओगे ना, समझ लो 60 नंबर तुम यहीं से चुरा के लेके आ गए और 60 नंबर वहां पे मार दिए, ऑल इंडिया रैंक लग जाएगी तुम्हारी। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो भाई यही है, आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको सिंपल सा बोल दे रहा हूँ। आप एक काम करो, ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, लास्ट ईयर का आईआईटी का पेपर उठाओ, आईआईटी 2000 किड्स का 22 का उठाओ, प्रिंट आउट मारो, पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 जो तुमको करना है उस पे 3 घंटे का टाइम दो, खुद से मॉनिटर करके अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट पर रिवाइज कर रखे हैं तो एक बार प्रॉपर रिवीजन करो, फिर प्रॉपर रिवीजन के साथ बैठो। और फिर अगर तुम सही करके अगर तुम लगभग 30% भी 30 नंबर भी लेके आगे, सही नंबर, सही मानो बिलीव मानो, अभी तुम सही ट्रैक पे हो, अभी तुम्हारे पास 30 दिन है, 30 दिन में तुम एकदम अच्छा कर जाओगे। क्लियर है? सर ये चीज अभी करनी है, थोड़ी देर में बात करनी है? अभी नहीं करनी है, लेकिन अभी से तुम्हें करना है। जैसे कल तुम्हारा शायद पेपर है मेरे ख्याल से, सर बता रहे थे कल आप लोग को है ना टेस्ट? यस सर। हाँ, तो कल ये चीजें ध्यान रखना, ये चीजें कल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें अभी से चालू करोगे तभी आईआईटी एडवांस की ये क्रैक करने के तरीके होते हैं। सर मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट वाले में बता दीजिए कुछ। यार मोर देन करेक्ट ऑप्शन में तो देखो तुम्हें क्या करना है, वो ऑप्शंस को मैं ये बोलूंगा कि जो सिंगल करेक्ट ऑप्शन है पहले तुम उसमें जाओ। मोर देन करेक्ट वाले में ना तुम्हें टाइम टेकिंग होते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाते हैं, आपको चारों ऑप्शन ही करने पड़ते हैं उसमें, समझ गए? तो उसको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पहले तुम क्या करो, नॉर्मली ट्राई कर सकते हो तो फिल इन द ब्लैंक्स ट्राई करो, या कि 1 मार्क्स वाले एक क्वेश्चन वाले ट्राई कर लो, उसमें भी पहले तुम शॉर्टलिस्ट कर लो कि ये आसान है, ये टफ है, ये वो है। बाद में मोर देन करेक्ट भले तुम्हें पता है कि मैकेनिक्स का है और ये चीजें मैं कर सकता हूँ, फिर भी तुम लास्ट में आओ जब तुम्हारे पास टाइम की काफी वो हो, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि भाई मोर देन करेक्ट में तुम्हें चारों ऑप्शन में घिसना पड़ेगा, समझ रहे हो? सिंगल करेक्ट
मोर देन वन करेक्ट वाले में अगर एक ऑप्शन भी सही होता है तो 1/3 तो मार्क्स तो देके जाएगा ना। बिल्कुल देके जाएगा, बिल्कुल देके जाएगा। लेकिन ये बात भी है ना यार, तुम देखो ए बी सी डी है, अगर एक भी सही हो गया तो तुम्हारा 1 मार्क देके जाएगा। लेकिन मान लो अगर तुमने गलती से ए पे मार दिया और यही ऑप्शन गलत निकल गया, तब क्या करोगे? क्योंकि यार वहां पे ऑप्शन तो बड़े क्लोज होते हैं, हमें समझ में भी नहीं आते कई बार, यस सर। है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कम से कम तुम उसमें जाओ। पहले क्या है ना, जो सिंगल करेक्ट वाले हैं उस पे जाओ, ए बी सी डी, उस पे तुम क्या कर सकते हो ना, एटलीस्ट तुम ये दिमाग लगा सकते हो कि चलो कुछ कुछ ऑप्शन तो आदमी गेस या कि दिमाग लगा के एलिमिनेट कर ही देता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। समझ गए? यस सर। फिर तुम्हारी स्टोरी फंसती है हमेशा, मोस्टली बच्चों की फंसती है 2 ऑप्शन में। तो 2 ऑप्शन में तुम एफर्ट मारो कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। इसमें तुम दिमाग लगाओगे तो ज्यादा बेनिफिट होता है। क्योंकि तुम देखो, एक सही होगा तो 3 मार्क्स देगा और गलत होगा तो -1 मार्क्स देगा, कोई बात नहीं। लेकिन भाई जो मल्टीपल होते हैं, तो मान लो ए बी सी डी है, तुमने ए सही मार दिया, बी सही मार दिया, और मान लो सी ऑप्शन भी तुम्हें सही लगा और इसमें तुक्का मार दिया, ठीक है। लेकिन पता चला कि ये ऑप्शन गलत था भाई, अगर ये ऑप्शन गलत था तो तुम्हारे तो पूरे नेगेटिव मार्किंग हो गई। यस सर। समझ रहे हो? तुम्हारा तो भाई पूरा हार्डवर्क खत्म हो गया ना यार, देख रहे हो? यस सर। तुमने जितना टाइम वेस्ट किया ए को सही करने में, यस सर। बी को सही करने में भाई, तो अल्टीमेटली हुआ क्या, तुमने एक ऑप्शन पे गलत तुक्का मार दिया, ये तुम्हारा दोनों का हार्डवर्क लेके चला गया। सर तो जिसका नहीं पता फिर उसे, जैसे किसी क्वेश्चन में अगर 2 ऑप्शन आते हैं और 2 नहीं आते, हाँ तो फिर वो 2 ऑप्शन छोड़ देंगे और 2 पे टिक लगा के। बिल्कुल। तो वही चीज है ना, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अगर 2 आपको नहीं आते हैं तो उसके लिए भी तो आपको टाइम लगेगा ना, ये पता करने में कि आपसे आते हैं कि नहीं आते। यस सर। समझ रहे हो? उसके लिए तुम 2-3 लाइन लिखोगे, 2-3 सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ये इक्वेशन लिखोगे, वो इक्वेशन लिखोगे, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि यार सी ऑप्शन है जो मेरे से नहीं बनने वाला। बट तुमने क्या कर दिया, उसके लिए टाइम वेस्ट कर दिया ना। समझ रहे हो? यस। इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ये वाले क्वेश्चन ज्यादा आसान होते हैं एज कम्पेयर टू मल्टीपल करेक्ट। मल्टीपल करेक्ट में देखो, अच्छी बात यही है कि अगर तुमसे बन रहे हैं, तो अगर तुम्हें लगता है यार कि हाँ ये वाला सही लग रहा है और ये सही लग रहा है, गो फॉर इट। अगर आसान लेवल का है तब तो मारो चौका। कोई हमें ऑप्शन पेपर तो अटेम्प्ट करना ही है, आपका अटेम्प्ट होना ही चाहिए। आपका टारगेट अभी से रख लो कि मुझे 120 से लेके 150 मार्क्स के बीच का अटेम्प्ट चाहिए मुझे सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने सर। आते हैं? टोटल यार हर साल डिपेंड होता है, हर साल आईआईटी चेंज कर देता है पैटर्न। मतलब कभी कभी एवरेज कितना आएगा? ऑन द एवरेज यार एक पेपर में मुझे लगता है कि फिजिक्स में वही है 180 मार्क्स का होता है। टोटल पेपर है 180, तो 180 डिवाइड बाय 3 कर दो तो कितना 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनेगा फिजिक्स में। एवरेज में बोल रहा हूँ, एक पैटर्न में दोनों मिला के 120 का होता है, ठीक है। सर ये जो पेपर 1 पेपर 2 होते हैं उसमें ऐसा भी होता है कि अगर आप पेपर 1 की मतलब जो हमारी कट ऑफ है वो दोनों की मिला के निकलती है ना, ऐसा नहीं कि पेपर 1 में 20 नंबर आ रहे हैं, दूसरे वाले में थोड़े कम आ रहे हैं, तो नहीं मोस्टली दोनों पेपर को मिला के ही बनती है। लेकिन पता नहीं यार, ये चीज मुझे कंफर्म करनी पड़ेगी। कई बार पेपर 1 में भी आपको क्वालिफाई करना, हालांकि फिजिक्स में ऐसा होता है कि नहीं, मतलब शायद दोनों को मिला के ही आपको ऐसा होता है कि अब दोनों मिला के जो मार्क्स आएंगे उनको मिला के ही क्वालिफाई होता है। पिछले साल तो यही था। हाँ हाँ, टेंशन मत लो, इस साल भी वही रहेगा। करो मेहनत करो, है ना। ये क्वेश्चन पेपर आज तो हमने वर्क पावर एनर्जी के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं किया, बट ये पेपर इंपॉर्टेंट था इसलिए सर ने बोला था, तो आज हमने डिस्कस कर लिया। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं आपको ये क्वेश्चंस पूरे पीडीएफ में भेज देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। आप अपना नंबर दोगे, मुझे क्वेश्चन भेजना था। ठीक है, मेरा ग्रुप में दे रखा है, मैं यहाँ पे भी दे देता हूँ, ये लिख देता हूँ, ठीक है, लिख लो। सर वैसे मेंस का रिजल्ट तो आ गया सुबह। तो क्या हुआ तुम्हारा? 90 सर। कोई बात नहीं, क्वालिफाई हो ना। यस सर। बस तो फिर अब आईआईटी सोचो बस। 90 सोच, जो हो गया सो हो गया। अभी तुम्हारे सामने आईआईटी पड़ा हुआ है ना।
और आप लोगों ने यार इतनी मेहनत करके 90 ला लिया, दिस इज वेरी गुड थिंग एक्चुअली। आप मतलब इस प्लेटफॉर्म ने भी बहुत हेल्प की होगी मेरे ख्याल से। मैंने तो अभी नया नया हूँ यहाँ पे, है ना, क्योंकि मैं और कहीं वो करता हूँ, बट इस प्लेटफॉर्म ने भी बहुत आपकी हेल्प की है। और भी जहाँ भी पढ़ रहे हो, इट्स वेरी गुड थिंग कि आपने इतना लेके आए। कई बच्चे तो जो नहीं लाए, उनका सोचो उनका क्या होगा बेचारों का, है ना। बट अभी आपके सामने आईआईटी पड़ा हुआ है। आईआईटी निकालना इज नॉट वेरी इजी, नॉट वेरी टफ ऑल्सो, इट्स वेरी मीडियोकर गेम। दिमाग लगाओगे निकाल ले जाओगे, समझ गए। तो मैं आपको ये आज ये क्वेश्चन पेपर भेज देता हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आप लोग सॉल्व करिए अच्छे से। नंबर तो मैंने, अच्छा स्क्रीन बंद कर दी क्या, शेयरिंग, इसमें लिख देता हूँ 2602। ठीक है, ये करो। बाकी फिर देखते हैं, कल संडे है, कल संडे को मैं मैसेज करूंगा, देखता हूँ। एसएचएम का मैं बना रहा हूँ कंटेंट, एसएचएम एक बार मैं आप लोग का ले लेता हूँ, तो जिससे वो चीज क्लियर हो जाए। ठीक है सर जिस दिन एसएचएम का लेक्चर है उससे ही मतलब 1 घंटा पहले क्लास ले लेना, क्वेश्चंस भी साथ ही हो जाएंगे और थ्योरी भी साथ हो जाएगी, ऐसे कर लो चाहे तो। देखता हूँ, मैं देखता हूँ, बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, है ना, बाद में।